हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस टर्म को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमें दो टर्म मिलता है। फोटोसिंथेसिस टर्म दो टर्म से मिलके बना हुआ है। पहला हो जाएगा फोटोन और दूसरा हो जाएगा सिंथेसिस। पहला हो जाएगा फोटोन और दूसरा हो जाएगा सिंथेसिस। फोटोन मीन्स होता है सनलाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है मेकिंग। तो फोटोसिंथेसिस मीन्स होता है मेकिंग ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, फोटोसिंथेसिस मीन्स होता है मेकिंग ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब फोटोसिंथेसिस का एक केमिकल रिएक्शन होता है। जो फोटोसिंथेसिस पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम एक सिंपल केमिकल रिएक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। वो केमिकल रिएक्शन है CO2 प्लस में H2O गिव्स ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन है। दैट इज CO2 और H2O का रिएक्शन हो रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसमें जो ग्लूकोज होता है ये होता है हमारा मेन प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हमें फूड का ही प्रिपरेशन करना है। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम फूड का सिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में ये जो हमारा ग्लूकोज बना है फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन में, इसमें ग्लूकोज हमारा मेन प्रोडक्ट होता है और ऑक्सीजन हमारा बाई प्रोडक्ट होता है। ग्लूकोज एज मेन प्रोडक्ट एंड ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट। और जो CO2 और H2O हमारा यूज हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल बोलते हैं। इसे हम लोग रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं जो हमारा रॉ मटेरियल है ये क्या है? इनऑर्गेनिक है। और जो हमारा ग्लूकोज है ये क्या है? ऑर्गेनिक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है फोटोसिंथेसिस में। तो इस बात का ध्यान दीजिए आप कि सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है फोटोसिंथेसिस से। और एक बात आप ध्यान से दे सकते हैं कि इसमें सनलाइट का यूज हो रहा है। सनलाइट का यूज हो रहा है मीन्स लाइट एनर्जी जो है किसमें कन्वर्ट हो रही है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी हमारी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और केमिकल एनर्जी बोले तो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो बन रहा है वही है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब केमिकल एनर्जी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कैसे हुई? ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इसके जो बॉन्ड्स होते हैं उस बॉन्ड्स की कुछ एनर्जी होती है, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे केमिकल एनर्जी नाम दे रहे हैं। ओके, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमारा लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी में। इसलिए हम फोटोसिंथेसिस को एक और टर्म देते हैं फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल प्रोसेस। ओके, तो ये टर्म आप लोग याद रखिएगा, ये NCERT में लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। क्यों फिजियोकेमिकल बोलते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें हमारा लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ये मेन प्रोडक्ट जो है ये हमारा कैसा है? ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम फोटोसिंथेसिस को फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो इस रिएक्शन में आइए हम लोग कुछ और नोटिस करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम सनलाइट की यूज हो रही है। सनलाइट यहाँ पे यूज हो रहा है मीन्स हीट एनर्जी यहाँ पे यूज हो रही है, इसलिए हम लोग फोटोसिंथेसिस को एंडोथर्मिक भी बोलते हैं। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये जो हमारा रिएक्शन है इसे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे एनर्जी यूज हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। मीन्स एनर्जी यूज हो रहा है, एनर्जी यूज्ड लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो फोटोसिंथेसिस हमारा क्या है?
एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है और इस फोटोसिंथेसिस को हम लोग एनाबोलिक बोलेंगे। एनाबोलिक रिएक्शन क्यों? अब जितने भी हमारे बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, सम ऑफ ऑल टोटल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, और ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म होता है ये फर्दर टू टाइप्स का होता है। मेटाबॉलिज्म की डिफिनेशन हमारे सबसे फर्स्ट चैप्टर में लिखी हुई है कि सम ऑफ ऑल टोटल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। और ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ये दो तरह का होता है, पहला तो एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म को आप लोग याद कर सकते हैं, ए इज़ फॉर एनाबॉलिज्म एंड ए इज़ फॉर एडिशन, हेंस एडिशन के नाम से याद रख सकते हैं। एनाबॉलिज्म मीन्स होता है कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, और कैटाबॉलिज्म का मीन्स होता है डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। तो एनाबॉलिज्म मीन्स कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन एंड कैटाबॉलिज्म मीन्स डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस मीन्स जिसमें कुछ फॉर्मेशन हो, किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो, या फिर तो कोई भी दो मॉलिक्यूल मिलके एक मेन प्रोडक्ट बनाए। और डिस्ट्रक्टिव मीन्स हो जाएगा कोई भी चीज़ जब ब्रेक डाउन हो, जब कोई भी चीज़ ब्रेक डाउन हो। तो जो कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन बोले तो एनाबॉलिज्म होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है, और जो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन बोले तो कैटाबॉलिज्म होता है, ये हमारा रेस्पिरेशन का रिएक्शन होता है। ओके, तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कैसा रिएक्शन है? एनाबॉलिक रिएक्शन है। आपको ये टर्म याद रखना है, एनाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें CO2 और H2O दोनों इनऑर्गेनिक रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन रहा है। ओके, तो रॉ मटेरियल पहला तो हमें इसमें याद रखना होगा कि रॉ मटेरियल कौन कौन सा हो रहा है। यहाँ पे CO2 है, H2O है, क्लोरोफिल है, सनलाइट है। अब इन मटेरियल्स को प्लांट लेते कहाँ से हैं? तो आपको पता है CO2 एटमॉस्फेयर से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से। H2O रूट के थ्रू लेते हैं, सॉयल से। H2O कहाँ से आ रहा है? सॉयल से आ रहा है। CO2 कहाँ से आ रहा है? एटमॉस्फेयर से आ रहा है। सनलाइट, सन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी के थ्रू लेते हैं, एंड क्लोरोफिल प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि जिस पार्ट में क्लोरोफिल नहीं होगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगा। प्लांट के जिस पार्ट में क्लोरोफिल नहीं होगा उस पार्ट में फोटोसिंथेटिक रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो आपको इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना होगा। क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट है और इस पिगमेंट का काम मात्र इतना होता है कि ये सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को पकड़ता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। ओके, इस क्लोरोफिल का फंक्शन होता है टू ट्रैप दी सनलाइट। तो आइए अब हम ये जो हमारा रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अब हम ब्रेक करके देखते हैं। तो इस रिएक्शन को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमें दो रिएक्शन में ये ब्रेक हो जाएगा। पहला हो जाएगा H2O का ब्रेकडाउन, H2O के ब्रेकडाउन से बनेगा ऑक्सीजन प्लस H+ बन रहा है। इस रिएक्शन में H+ नहीं दिखाया गया है, क्यों? क्योंकि यही H+ H2O का H+ CO2 से रिएक्ट करता है और ग्लूकोज बना ले रहा है। यहाँ का ये जो हाइड्रोजन है ये H2O से आ रहा है। तो इसमें अगर हम फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो दो पार्ट में हो रहा है। पहला H2O से ऑक्सीजन बन रहा है और H+ बन रहा है, और दूसरा हो जाएगा CO2 से ग्लूकोज का बनना, दैट इज C6H12O6। तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को हम लोगों ने ब्रेक किया और दो पार्ट में ये ब्रेक हो चुका है। और ये जो हमारा पहला रिएक्शन होता है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में होता है मीन्स यहाँ पे क्लोरोफिल नीडेड होगा, क्लोरोफिल चाहिए होगा सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, और सनलाइट यहाँ पे यूज होगा और ये रिएक्शन यहाँ पे अकर होगा। ओके, ये रिएक्शन हुआ, सनलाइट नीडेड है मीन्स इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लाइट रिएक्शन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा लाइट डिपेंडेंट है, लाइट पे डिपेंड है ये रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारा कैसा है? लाइट डिपेंडेंट है,
लाइट डिपेंडेंट मीन्स लाइट पे डिपेंड होके ये रिएक्शन हो रही है, इसलिए हम इसे लाइट रिएक्शन बोलते हैं। ओके और ये जो हमारा दूसरा वाला रिएक्शन है CO2 से ग्लूकोज का बनना और H+ को साथ में लेके, इसे हम लोग डार्क रिएक्शन बोलते हैं। डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ये जो H+ होता है ये ट्रैप कर लिया जाता है किससे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू ये H+ ट्रैप कर लिया जाएगा। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है हम लोग आगे देखेंगे। NADP होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा होता है? NADP+। ओके तो ये जो हमारा NADP होता है ये H+ को ट्रैप कर लेता है और यही NADP यहाँ पे जा कर के ये H+ यहाँ डायरेक्ट H+ के फॉर्म में नहीं आता, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में आता है और ये CO2 यहाँ पे हमारा रिड्यूस हो जाता है किसमें? C6H12O6। ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। हम इस रिएक्शन को पढ़ेंगे केल्विन साइकिल में। ओके तो डार्क रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि ये लाइट इंडिपेंडेंट होता है, इस पे लाइट का कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, लाइट इंडिपेंडेंट होता है। लाइट इंडिपेंडेंट होता है मीन्स लाइट का डिपेंडेंसी इस रिएक्शन पे नहीं है। तो डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये रिएक्शन रात में होती है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये है कि ये रिएक्शन पे लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं है, लाइट पे ये रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है, बट इट डिपेंड्स ऑन। डार्क रिएक्शन डू नॉट डिपेंड्स ऑन लाइट, बट the dark reaction depends on the product of light reaction. The product of light reaction that is H+. डार्क रिएक्शन लाइट पे डिपेंड तो नहीं करता है बट प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो ये बात आपको समझनी होगी कि जो डार्क रिएक्शन होता है वो लाइट पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट होता है, लाइट इंडिपेंडेंट होता है, बट लाइट रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट बना है उस पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक बात और कि जो CO2 है वो H+ के प्रेजेंस में ग्लूकोज बना रहा है, मीन्स यहाँ पे CO2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। CO2 का रिडक्शन हो रहा है, ये बात ध्यान देना होगा आपको। CO2 का रिडक्शन हो रहा है और H2O का, यहाँ पे H2O से ऑक्सीजन बन रहा है और H+ मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, मीन्स H2O का क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन -2 स्टेट में है, -2 स्टेट से 0 स्टेट में जा रहा है, मीन्स जब यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हम लोग उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है और CO2 का रिडक्शन हो रहा है। एक पॉइंट आप यहाँ पे और नोट कर सकते हैं कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन है उसमें जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? H2O से और CO2 से कहाँ से आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये H2O से आता है। ये एक केमिकल, ये हम एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कैसे इसको प्रूव किया गया था। इस बात को कैसे प्रूव किया गया था कि H2O से ही ये ऑक्सीजन आ रहा है, हम इसे एक्सपेरिमेंट्स में देखेंगे। ओके तो हम लोग फोटोसिंथेसिस में देखा कि मेकिंग ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है और फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। केमिकल एनर्जी बोले तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम फोटोसिंथेसिस को फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन होता है और वो केमिकल रिएक्शन है CO2 और H2O का रिएक्शन होना इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और फॉर्मेशन क्या होगा? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। ओके ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो इस रिएक्शन का अगर मेन प्रोडक्ट पूछा जाए क्या होगा, तो मेन प्रोडक्ट है ग्लूकोज और बाई प्रोडक्ट हो जाएगा इसका ऑक्सीजन, और इसका रॉ मटेरियल क्या क्या हो जाएगा? CO2 एंड H2O। CO2 प्लांट एटमॉस्फेयर के थ्रू लेता है और H2O सॉइल के थ्रू लेता है। ओके
अब जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मींस इसमें हमारा एनर्जी यूज होता है, लाइट एनर्जी यूज होता है। फोटोसिंथेसिस हमारा एनाबॉलिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक क्यों है? क्योंकि ये हमारा कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है। कंस्ट्रक्टिव बोले तो किसी भी दो मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक नया मॉलिक्यूल बन रहा है, इसलिए ये हमारा कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है और ये एनाबॉलिक कहलाएगा। ओके, तो अब अगर हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को दो पार्ट में ब्रेक करें, फोटोसिंथेटिक का जो हमारा केमिकल रिएक्शन था उसे हम अगर दो पार्ट में ब्रेक करें तो पहला रिएक्शन तो हमारा ये होता है और दूसरा रिएक्शन ये होता है। पहला रिएक्शन क्या है? H2O का O2 और H+ में बनना, और ये कहाँ पे होगा? ये कैसे होगा? हमारा सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। हम लोग फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और फोटोन मीन्स तो मैं बता चुका हूँ क्या होता है। फोटोन मीन्स सनलाइट, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर हमारा लाइट रिएक्शन में होता है, ना कि डार्क रिएक्शन में। फोटोलिसिस ऑफ वाटर हमारा लाइट रिएक्शन में होता है। ये सारे पॉइंट्स हैं, इंटरलिंक्ड हैं और ये सब क्वेश्चंस बनते हैं। और फोटोलिसिस ऑफ वाटर में ही हमारा H+ का फॉर्मेशन होता है। ये H+ हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू डार्क रिएक्शन में जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू डार्क रिएक्शन में जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? तो NADP है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे NADP है। ओके, क्योंकि रेस्पिरेशन में हमारा NAD होता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग लाइट रिएक्शन बोलते हैं। लाइट रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा सनलाइट पे डिपेंडेंट है, सनलाइट पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसे हम लाइट रिएक्शन बोलेंगे। और दूसरी ओर ये जो हमारा CO2 से ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है इसे हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। बट डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ओके, अब H2O का क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और CO2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसलिए हम लोग फोटोसिंथेसिस को रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, फोटोसिंथेसिस को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे H2O का होता है ऑक्सीडेशन और CO2 का होता है रिडक्शन। तो आइए आगे चलते हैं। अब इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं हम कि फोटोसिंथेसिस की इम्पॉर्टेंस क्या है। इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस का इम्पॉर्टेंस हमें पता ही है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंस हो जाएगा यहाँ पे सोर्स ऑफ फूड। सोर्स ऑफ फूड हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस फूड का सोर्स है, मेजर सोर्स ऑफ फूड। सोर्स ऑफ फूड सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर हम कार्निवोर को देखें, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि जो हमारा कार्निवोर होते हैं वो किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, प्लांट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होते हैं। ये प्लांट पे नहीं डिपेंडेंट होते हैं, पर इनडायरेक्टली ये भी प्लांट पे डिपेंड होते हैं। कार्निवोर एनिमल भी इनडायरेक्टली प्लांट पे। क्यों? क्योंकि कार्निवोर एनिमल फीड करता है हमारे हर्बीवोर पे, हर्बीवोर एनिमल पे फीड करता है। और ये जो हमारे हर्बीवोर एनिमल होते हैं ये हमारे प्लांट पे डिपेंड करते हैं। इसलिए ये जो कार्निवोर एनिमल है ये भी इंडिपेंडेंटली प्लांट पे डिपेंड करते हैं, इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं। ओके, तो फोटोसिंथेसिस का हमारा जो इम्पोर्टेंस है एक हो जाएगा सोर्स ऑफ फूड होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? हमारा सोर्स ऑफ फूड होता है। और दूसरा हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका? हमारा इम्पोर्टेंस इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। ओके, अब फोटोसिंथेसिस के हम ऑकरेंस को देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस का ऑकरेंस क्या है, कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ कहाँ पे है। तो फोटोसिंथेसिस हमारा ऑल ग्रीन प्लांट में होता है, ऑल ग्रीन प्लांट्स में होता है। अब ऑल ग्रीन प्लांट्स में होता तो है, पर प्लांट में अगर हम सारे पार्ट्स में देखें तो प्लांट के क्या रूट में होता है? नहीं होता है। प्लांट के क्या स्टेम में होता है? नहीं होता है। तो प्लांट का ग्रीन पार्ट इन द सेंस लीव्स में, किस में होता है? लीव्स में ये हमारा प्रेजेंट होता है। ओके,
तो फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट में कहाँ पे होता है? लीव्स में होता है। अब लीव्स में ही क्यों होता है? लीव्स में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं मीजोफिल सेल। लीव्स में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं क्या? मीजोफिल सेल बोलते हैं। मीजोफिल सेल क्या है? मीजोफिल सेल एक पैरेनकाइमा सेल है। पैरेनकाइमेटस सेल हैविंग क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट बोल लो आप, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो मीजोफिल सेल क्या होता है? पैरेनकाइमेटस सेल हैविंग क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज मीजोफिल सेल, और ये मीजोफिल सेल हमारे लीव्स में प्रेजेंट होता है। मीजोफिल सेल एक हम लोगों ने नाम दे दिया है। पैरेनकाइमा सेल में अगर हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो हम ऐसे सेल को मीजोफिल सेल बोलते हैं, और क्लोरोप्लास्ट मीन्स क्लोरोफिल ही तो हमें चाहिए है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जिन सेल में हमारा क्लोरोप्लास्ट होगा, बोले तो क्लोरोफिल होगा, उन सेल्स में फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होंगे। ओके, स्टेम में नहीं होता है, स्टेम में एब्सेंस होता है हमारा फोटोसिंथेसिस, बट ग्रीन स्टेम में होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रीन स्टेम जो होती हैं, ग्रीन स्टेम मीन्स उसमें हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और ग्रीन स्टेम में प्रेजेंट होता है ये। ओके, ग्रीन स्टेम में ये प्रेजेंट होता है। अब रूट में तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, बट एक एक्सेप्शन केस भी है। एक्सेप्शन केस हम देख लेते हैं। कुछ ऐसे भी रूट होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक रूट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक रूट। फोटोसिंथेटिक रूट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। फोटोसिंथेटिक रूट का क्या है? तो फोटोसिंथेटिक रूट का दो एग्जाम्पल है। पहला हो जाएगा ट्रापा। ट्रापा को हम लोग वाटर चेस्टनट बोलते हैं। वाटर चेस्टनट बोले तो सिंघाड़ा जो आप लोग खाते हैं। तो ट्रापा हो जाएगा पहला, जिसमें फोटोसिंथेटिक रूट प्रेजेंट होता है। रूट भी फोटोसिंथेसिस करता है ट्रापा में। और दूसरा हो जाएगा टीनोस्पोरा। टीनोस्पोरा, पहला ट्रापा, दूसरा टीनोस्पोरा। ये दो प्लांट है जिसमें रूट में भी फोटोसिंथेसिस होता है, मीन्स फोटोसिंथेटिक रूट इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, तो ऑल ग्रीन प्लांट्स में हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस रूट में नहीं होता, ग्रीन प्लांट के स्टेम में नहीं होता है। नॉन ग्रीन रूट, नॉन ग्रीन स्टेम में नहीं होता है, लीव्स में होता है। क्यों? क्योंकि लीव्स में ही मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फंजाई में भी नहीं होता है, साइनोबैक्टीरिया में होता है। जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है किस में प्रेजेंट होता है? साइनोबैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है। ये होगा हमारा पहला एग्जाम्पल, ऑल ग्रीन प्लांट। दूसरा हो जाएगा हमारा साइनोबैक्टीरिया। फोटोसिंथेसिस साइनोबैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ध्यान दीजिए आप, फोटोसिंथेटिक प्लांट में यहाँ पे प्लांट किंगडम के सारे प्लांट आ जाएंगे। प्लांट किंगडम के सारे प्लांट आ जाएंगे। और साइनोबैक्टीरिया मीन्स प्लांट किंगडम में एल्गी भी है, एल्गी भी आ जाएगा। और साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो एक क्वेश्चन है आपसे कि क्या साइनोबैक्टीरिया एल्गी है? क्या साइनोबैक्टीरिया एल्गी है? तो आंसर होगा नहीं। एनसीईआरटी में प्लांट किंगडम में एक लाइन लिखा हुआ है कि साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, बट ये एल्गी नहीं है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। साइनोबैक्टीरिया हमारा कैसा है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है। कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है, मीन्स ये एल्गी नहीं है। साइनोबैक्टीरिया एल्गी नहीं है। ओके, तो साइनोबैक्टीरिया जो कि हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, किंगडम मोनेरा में प्रेजेंट है, इसमें भी हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, दो पॉइंट्स मैं बताऊंगा ध्यान देने वाली बात, जो कि डाई एटम्स एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे प्रोटिस्ट में। तो डाई एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओसेन, CHI, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओसेन। ओसेन में जो फोटोसिंथेसिस का मेजर रोल प्ले करता है वो होता है डाई एटम्स। ओके, तो इसीलिए हम डाई एटम्स को क्या बोलते हैं? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओसेन। ये पॉइंट प्रोटिस्ट में लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ेंगे प्रोटिस्ट में डाई एटम्स को, तो उसमें आपको मिलेगा कि डाई एटम्स इज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ
ओशन। और एक दूसरा पॉइंट ये है एल्गी के बारे में कि एल्गी जो होता है मोर देन 50% ऑफ CO2 प्रेजेंट इन अर्थ, प्रेजेंट ऑन अर्थ का फिक्सेशन करता है। मीन्स जितना भी CO2 प्रेजेंट है अर्थ में उसमें से मोर देन 50% CO2 का फिक्सेशन करता है कौन? एल्गी करता है। ये पॉइंट आपको एल्गी वाले में मिल जाएगा। एल्गी के बारे में ये पॉइंट है कि मोर देन 50% जो CO2 होता है उसका फिक्सेशन करता है कौन? एल्गी करता है। ओके, तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट थे फोटोसिंथेसिस के। अब इसके आगे हम देखते हैं अब फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। हमने बताया प्लांट में मीसोफिल सेल होता है, मीसोफिल सेल, और इसी मीसोफिल सेल में हमने बोला कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और ये मीसोफिल सेल कैसा सेल है? ये हमारा पैरेनकाइमेटस सेल होता है। वो पैरेनकाइमेटस सेल जिसमें क्या प्रेजेंट हो? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, उन्हें ही हम मीसोफिल सेल बोलते हैं। ओके, उन्हें ही हम मीसोफिल सेल बोलते हैं। अब मीसोफिल सेल में अगर हम देखें तो कई सारे पार्ट हो जाएंगे। एक, क्योंकि ये सेल है तो सेल में हमारा साइटोप्लाज्म रहेगा प्लस कई सारे सेल ऑर्गेनेली रहेंगे। साइटोप्लाज्म होगा और कई सारे सेल ऑर्गेनेली रहेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो प्लांट है इसमें फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है? मीसोफिल सेल के किस पार्ट में होता है? क्या साइटोप्लाज्म में होता है या फिर तो किसी सेल ऑर्गेनेली में होता है? तो आंसर होगा कि जो मीसोफिल सेल में सेल ऑर्गेनेली में फोटोसिंथेसिस होता है और वो सेल ऑर्गेनेली कौन सा है? प्लास्टिड है। कौन सा है? प्लास्टिड। प्लास्टिड में फोटोसिंथेसिस होता है, वो भी प्लास्टिड में, सारे प्लास्टिड नहीं, प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेली है। आइए प्लास्टिड के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्लास्टिड क्या है? प्लांट में प्रेजेंट होता है, एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ओके, तो प्लास्टिड हमारा 3 तरह का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, मीन्स यहाँ पर लिख देते हैं हम प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, ओनली एंड ओनली प्लांट में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड 3 तरह का हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर्ड का होता है। कैसा होता है ये? हमारा ग्रीन कलर का होता है और इसका फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। तो आप देख सकते हैं कि प्लास्टिड में तो फोटोसिंथेसिस होता है, पर एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिड में होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जिसमें ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उन्हीं प्लास्टिड में हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में हमारा फोटोसिंथेसिस होता है और ये हमारा ग्रीन कलर का होता है। और क्रोमोप्लास्ट, एज क्रोमो रिप्रेजेंट कलर, तो ये हमारा डिफरेंट कलर का होता है, डिफरेंट कलर्ड का होता है। और इसका फंक्शन होता है पेटल्स को, सेपल्स को कलर प्रोवाइड करना। अगर आप प्लांट में आप फ्लावर को देखें, फ्लावर में कई सारे जो कलर्स होते हैं वो कलर हमारे क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। कलर ऑफ फ्लावर, यहाँ आप लिख सकते हैं हम, कलर ऑफ फ्लावर देता है ये। या फिर तो अगर हम देखें लीव्स की अगर डिफरेंट कलर हमारी होती है तो वो भी क्रोमोप्लास्ट की ही वजह से है। ओके, ल्यूकोप्लास्ट हमारा वाइट कलर का होता है। कैसा होता है? वाइट कलर का होता है और इसका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। ओके, तो हम लोगों ने देखा प्लास्टिड 3 तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट होता है।
अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर्ड होता है, इसलिए ये हमारा फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो डिफरेंट कलर्ड का होता है। तो ये हमारा कलर ऑफ पेटल्स, सेपल, फ्लावर में हम यहाँ पे लिख सकते हैं किस पे, पेटल में, सेपल में, इन सब में डिफरेंट डिफरेंट कलर जो होता है वो हमारा क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और एक लास्ट प्लास्टिड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, ये वाइट कलर का होता है और इसमें स्टोरेज ऑफ फूड होता है। अब ये हमारा प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेली है, तो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होगा, ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। मीन्स साइनोबैक्टीरिया में प्लास्टिड नहीं होता है। नोट कीजिए यहाँ पे आप, साइनोबैक्टीरिया को मैंने बताया कि वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, तो साइनोबैक्टीरिया में प्लास्टिड नहीं होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं लिख देता हूँ कि साइनोबैक्टीरिया में प्लास्टिड नहीं होता है। तो साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर में। क्रोमैटोफोर एक साइनोबैक्टीरिया में मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, ये क्या है, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है, जिसमें क्या होता है, कलर मीन्स क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। साइनोबैक्टीरिया क्या है, एक हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। और साइनोबैक्टीरिया में हमारा प्लास्टिड नहीं होता है। साइनोबैक्टीरिया में क्रोमैटोफोर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है। इसी में हमारा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो किस में प्रेजेंट होता है, क्रोमैटोफोर में प्रेजेंट होता है। ये टर्म आपको याद रखना होगा, क्रोमैटोफोर, जिसमें कि क्या प्रेजेंट होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ओके, एक पॉइंट यहाँ पे हम और देखना चाहेंगे कि ये जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है ये फर्दर 3 टाइप्स का होता है। अगर हम लोग प्लास्टिड पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो फर्दर 3 तरह का होता है। पहला होता है एमायोप्लास्ट, दूसरा होता है एल्यूरोप्लास्ट और तीसरा होता है इलायोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट 3 तरह का होता है, एमायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट को हम लोग प्रोटीनोप्लास्ट भी बोलते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन हम लोगों ने क्या देखा, ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। तो जो 3 तरह के हमारे जो ल्यूकोप्लास्ट हैं, ये नाम इस बेसिस पे दिया गया है कि फूड कैसा है, कौन सा फूड स्टोर हो रहा है। तो एमायोप्लास्ट में स्टार्च का स्टोरेज होता है, स्टार्च का। तो इसलिए एमायोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होगा, आपको पोटैटो में दिख सकता है। एमायोप्लास्ट कहाँ दिख सकता है, पोटैटो में दिख सकता है। एमायोप्लास्ट आपको उन सारे प्लेस पे दिखेगा जहाँ पे स्टार्च की स्टोरेज होती है। तो एग्जाम्पल के रूप में हमने एक दे दिया पोटैटो, और ये NCERT में लिखा हुआ है। प्रोटीनोप्लास्ट में प्रोटीन का स्टोरेज होता है और इलायोप्लास्ट में फैट्स का होता है। आप याद रख सकते हैं EF, इलायोप्लास्ट फैट्स। ओके, तो ये हमारा सीड्स में प्रेजेंट होगा। इलायोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सीड्स में प्रेजेंट होगा। एल्यूरोप्लास्ट हम बोल सकते हैं पल्सेस में भी प्रेजेंट होता हो। क्यों, क्योंकि पल्सेस में हमारा प्रोटीन का वहाँ पे स्टोरेज होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट हमारे 3 तरह के होते हैं, पर यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट। क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को आइए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमें पता चल चुका है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट के कहाँ पे होता है। तो प्लांट के लीव्स में मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। उन सेल्स को मीजोफिल क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं और उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। पैरेनकाइमा सेल हैविंग क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज मीजोफिल सेल। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो इसी में क्या होगा, हमारा फोटोसिंथेसिस का एक्टिविटी होगा। अब आइए हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो क्लोरोप्लास्ट
डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली होता है। डबल मेम्ब्रेनस बोले तो एक मेम्ब्रेन ये हुआ और इसका दूसरा मेम्ब्रेन इसी के बगल में होता है। ओके, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, फिर तो जो प्लास्टिड होते हैं, सारे प्लास्टिड में डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन होते हैं। इसके अंदर पे एक साइटोप्लाज्म लाइक मटेरियल फिल्ड होता है जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। ओके, इसमें प्लेट्स लाइक का स्टैक पाया जाता है, मीन्स कई सारे प्लेट एक के ऊपर एक के ऊपर एक क्या होते हैं, ऐसे रखे होते हैं। फिर से इधर भी यही है, ऐसे ही कई सारे होते हैं। इन सभी का नाम भी हम बताएंगे, पहले आप स्ट्रक्चर को समझिए। ये क्या हुआ, ऐसे प्लेट प्लेट कई सारे अरेंज होते हैं और ये प्लेट्स क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये भी आपस में क्या हुआ, ऐसे कनेक्ट हुआ और इसी तरीके के कनेक्शंस कई सारे पाए जाते हैं। इस तरह के कनेक्शंस कई सारे पाए जाते हैं इस स्ट्रोमा में। ये जो साइटोप्लाज्म लाइक मटेरियल है इसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। इस स्ट्रोमा में ये प्लेट्स के स्टैल्क पाए जाते हैं, कई सारे ऐसे प्लेट एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। ओके, और इस स्ट्रोमा में मीन्स जो साइटोप्लाज्म लाइक मटेरियल है इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है और साथ में एमआरएनए भी प्रेजेंट होता है और साथ में डीएनए मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये हमारा हुआ क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर। इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में आइए हम इसकी नेमिंग करते हैं। तो ये हुआ हमारा आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या हो जाएगा, हमारा आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा। इसके बाद ये हुआ हमारा इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ये हमारा कंप्लीटली परमिएबल होता है, मीन्स परमिएबल होता है, किसी भी मॉलिक्यूल को ये आराम से पास होने देता है, कंप्लीटली परमिएबल होता है। जो इनर मेम्ब्रेन होता है ये हमारा सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। ओके, सेलेक्टिव परमिएबल होता है, मतलब सारे मॉलिक्यूल को सेल के अंदर नहीं आने देगा। तो आउटर मेम्ब्रेन कंप्लीटली परमिएबल, इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल हो जाएगा। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लोग पेरीप्लास्टिडल स्पेस बोलते हैं। ओके, इस स्पेस का नाम क्या हो जाएगा, पेरीप्लास्टिडल स्पेस। इस स्पेस को हम लोग पेरीप्लास्टिडल स्पेस बोलते हैं। ओके, ये है राइबोसोम। और कैसा राइबोसोम होता है, 70S होता है। राइबोसोम हमारे दो तरह के होते हैं, एक 70S होता है, दूसरा 80S होता है। पर जो क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है वो कैसा होता है, 70S राइबोसोम होता है। ये क्या हुआ, हमारा mRNA हुआ। और ये राइबोसोम और mRNA प्रेजेंट किस में है, तो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। किस में, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। ये क्या हुआ, हमारा DNA हुआ। इस DNA के बारे में मैं बता दूं कि ये DNA कैसा होता है, सर्कुलर होता है। पहला तो सर्कुलर होता है, दूसरा ये DNA हमारा सर्कुलर होता है। ओके, और जो हमारे न्यूक्लियस में DNA प्रेजेंट होता है वो DNA कैसा होता है, नॉन सर्कुलर होता है। हमारे जो न्यूक्लियस में DNA प्रेजेंट होता है वो नॉन सर्कुलर होता है और ये डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ह्यूमन में कहीं पे भी सिंगल स्टैंडर्ड DNA नहीं पाया जाता है। ह्यूमन में हर जगह पे अगर जहाँ भी DNA पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है उसमें DNA सर्कुलर होता है और जो न्यूक्लियस में जो DNA होता है वो नॉन सर्कुलर होता है। ओके, इसके साथ में इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो हमारी प्लास्टिड है, इसके आउटर मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीनिशियस पोर होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोटीनिशियस पोर होते हैं। अभी हम इस सिस्टम के बारे में बताते हैं, इससे पहले हम बाकी देख लेते हैं। तो जो आउटर मेम्ब्रेन था उसे हम लोगों ने आउटर मेम्ब्रेन बताया, फिर इनर मेम्ब्रेन हुआ। इनर मेम्ब्रेन हमारा क्या है, सेलेक्टिव परमिएबल है और आउटर मेम्ब्रेन कंप्लीटली परमिएबल है।
इन दोनों के बीच में प्रेजेंट स्पेस को पेरीप्लास्टिडल स्पेस बोलते हैं। और इसमें जो राइबोसोम होगा वो कैसा होगा, 70S टाइप का होगा। इसमें mRNA होगा, स्ट्रोमा होगा, DNA मॉलिक्यूल होगा, जो कि DNA कैसा होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखिए आप कि जो हम लोग प्लास्टिड का DNA होता है उससे हम लोग प्लास्टिडोसोम बोलते हैं, प्लास्टिडोसोम बोलते हैं। इस DNA को हम एक नाम दे दिए हैं कि ये क्या है, प्लास्टिडोसोम है। अब हमने बताया कि इसके आउटर मेम्ब्रेन में, ध्यान दीजिए इस बात को कि आउटर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में नहीं, आउटर मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लोग पोरिन प्रोटीन कहते हैं, पोरिन प्रोटीन, जिसके थ्रू स्मॉल प्रोटीन का क्या होता है, एंट्री होता है। इस पोरिन प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, ये स्मॉल प्रोटीन को पैसेज देते हैं, स्मॉल प्रोटीन को पैसेज देते हैं, ठीक। ये पोरिन प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब ये जो पोरिन प्रोटीन होता है, ये पोरिन प्रोटीन के बारे में पहले तो मैं बता दूं कि NCERT में लिखा हुआ है। अगर आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में 3rd पेज पे देखेंगे तो पोरिन प्रोटीन के बारे में लिखा हुआ है। पोरिन प्रोटीन हमारा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। तो ध्यान देना होगा यहाँ पे पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और बैक्टीरिया में होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, जो हमारी स्मॉल प्रोटीन्स हैं उनको ये पैसेज देता है, स्मॉल प्रोटीन्स को पैसेज देता है। तो इस प्लास्टिड में हम लोगों ने सब कुछ, सारे स्ट्रक्चर को देख लिया है, सिर्फ बचा है तो ये सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइए इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो इस सिस्टम को हम निकाल के बाहर रख देते हैं। देखिए क्या है, हमारा प्लेट्स है, ऐसे ही कई सारी होंगी, कई सारी बंडल होंगी। आइए हम इस सेल को और मैग्नीफाई करते हैं, जहाँ 3 बनाए थे वहाँ पे हम कई सारी आपको दिखाते हैं। ये क्या है, ऐसे ऐसे इंटरकनेक्टेड थे आपस में। तो इसी तरह से इन्हें हम कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा साइटोप्लाज्मिक लाइक मटेरियल दैट इज स्ट्रोमा में प्रेजेंट होगा, ये स्ट्रोमा में ऐसे प्रेजेंट है। अब इस एक पूरे सिस्टम का एक नाम है, इसे हम बोलते हैं ग्राना। ये जो पूरा एक एक सिस्टम है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राना बोलते हैं। और ये जो एक सिंगल प्लेट का स्टैल्क है इन्हें हम लोग ग्रानम बोलते हैं। ओके, तो जो ग्राना है वो एक पूरे, ये जो हमारा सिस्टम है इसे हम लोग ग्राना बोल रहे हैं और इस एक को हम ग्रैनम बोल रहे हैं। और ये जो ग्रैनम होता है, ये ग्रैनम आपस में जिससे कनेक्टेड होता है इसे हम लोग स्ट्रोमा लैमली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमली बोलते हैं। ये हुआ हमारा स्ट्रोमा लैमली। तो जो हमारा ग्रैनम है, एक ग्रैनम है, इसमें क्या क्या होता है, एक जो हमारा ग्राना है, ये जो हमारा एक ग्राना है इसमें हमारा ग्रैनम होता है प्लस क्या होता है, स्ट्रोमा लैमेली होता है। एक हमारा ग्रैनम होता है और साथ में उसमें क्या होता है, स्ट्रोमा लैमेली होता है। और ये जो हमारा ग्रैनम में प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इन एक एक प्लेट का भी कुछ नाम है, इसे हम लोग ग्राना लैमेली बोलते हैं। ये जो हमारा प्लेट है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, इस एक प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राना लैमेली बोलते हैं। तो क्या आप समझ रहे हैं, देखिए ये जो पूरा एक सिस्टम है इसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्राना बोल रहे हैं। और इस सिस्टम में जो एक एक यहाँ पे हमारा बंडल है इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रानम बोलते हैं। और ये जो हमारा ग्रानम में कई सारे प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम ग्राना लैमली बोलते हैं, इसे हम ग्राना लैमली बोलते हैं। और इसी का एक दूसरा नाम भी है, यानी कि जो ग्रैनम होता है, ये जो ग्राना होता है ये किससा बना होता है, हमारा ग्रैनम और स्ट्रोमा लैमली से बना होता है। और जो हमारा ग्रैनम होता है
वो हमारा किससे बना होता है? ग्राना लैमेली से, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड। ओके, तो जो हमारा ग्रैनम होता है वो हमारा ग्राना लैमेली और थैलाकॉइड से बना होता है। ध्यान दीजिए आप, स्ट्रोमा लैमेली ये है जो कि ग्रैनम को कनेक्ट कर रही है। स्ट्रोमा लैमेली ग्रैनम को कनेक्ट करती है और ग्राना लैमेली ग्रैनम में प्रेजेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे अब हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। इसका जो हमारा सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है वो क्या है? ग्राना लैमेली, दैट इज थैलाकॉइड। ये थैलाकॉइड ही है, ये सब क्या है? एक एक थैलाकॉइड है। तो हम थैलाकॉइड के स्ट्रक्चर को अब पढ़ लेते हैं। थैलाकॉइड, तो जो थैलाकॉइड होता है सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। कैसा होता है? इसमें हमारा सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। थैलाकॉइड में सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक यूनिट बोलते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है थैलाकॉइड में, और थैलाकॉइड को ही हम फोटोसिंथेटिक यूनिट बोलते हैं। ओके, इसके स्ट्रक्चर को अगर हम बनाएं तो ये हुआ हमारा। इसके हम मेम्ब्रेन को थोड़ा थिक बना दे रहे हैं। इस मेम्ब्रेन में ये क्या होगा हमारा? इसका आउटर साइड होगा, मीन्स स्ट्रोमा वाला साइड होगा, और अंदर वाला जो पोर्शन होगा उससे हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। उससे हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं क्योंकि वो हमारा फ्री स्पेस होता है। और इनर साइड में ही यहीं पे क्या होता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो ध्यान दीजिए आप कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है, पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है? तो पिगमेंट प्रेजेंट इन थैलाकॉइड। यहाँ पे लिख देते हैं हम, पिगमेंट प्रेजेंट इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ग्राना लैमेली में। ओके, पिगमेंट हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन और ग्राना लैमेली में प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट आपको नोट करना होगा। और किधर प्रेजेंट होता है? तो ल्यूमेन के साइड पे प्रेजेंट होता है। हम पिगमेंट को जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम डिटेल में इसे और एक्सप्लेन करेंगे। तो पिगमेंट हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? थैलाकॉइड में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम थैलाकॉइड को ही फोटोसिंथेटिक यूनिट बोलते हैं। और ल्यूमेन के साइड में ये हमारा पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और एक पॉइंट अगर हम यहाँ पे नोट करें इस प्लास्टिड में, तो हमारे प्लास्टिड में क्या क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम है, mRNA है, बोले तो RNA है, सारे तरह के RNA होंगे, और साथ में क्या है? राइबोसोम है, RNA है, और क्या है? DNA है। तो आप यहाँ से ध्यान दे रहे होंगे कि ये क्या है? प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग इक्विपमेंट है। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग इक्विपमेंट, ये क्या है? प्रोटीन सिंथेसाइजिंग इक्विपमेंट हो जाएगा। प्लास्टिड में प्रोटीन सिंथेसाइजिंग इक्विपमेंट प्रेजेंट है। तो एक पॉइंट यहाँ पे आप और ध्यान दीजिए कि जो हमारा प्रोटीन सिंथेसाइजिंग इक्विपमेंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? तो एक तो हमारा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, सेल के, प्लास्टिड में प्रेजेंट है, और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। ओके, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग इक्विपमेंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में है, प्लास्टिड में है, और अब क्लोरोप्लास्ट को हम थोड़ा और आगे ले चलते हैं। तो इससे पहले अभी हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्शन था उससे हम लोगों ने ब्रेक किया था, और ब्रेक करने पे जो हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन था उससे ब्रेक किया तो एक हमारा हुआ डार्क रिएक्शन और एक हुआ था हमारा लाइट रिएक्शन। तो जो डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन है ये दोनों ही हमारे प्लास्टिड दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। और लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, ये हम लोग समझ ले। तो लाइट रिएक्शन, ये जो हमारा लाइट रिएक्शन है हम लोग LG से याद रख सकते हैं। LG कंपनी का बहुत कुछ आता है, LG टीवी फ्रिज वगैरह वगैरह। तो लाइट रिएक्शन को हम लोग LG से याद करेंगे, डेट इज़ लाइट रिएक्शन ग्राना में होता है। कहाँ पे होता है? ग्राना में होता है, या फिर तो हम लोग इसे बोल सकते हैं ग्रानल लैमेली में। ग्राना में कहाँ पे होता है? ग्रानल लैमेली में।
क्यों? क्योंकि ग्राना की सबसे जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? ग्रानल लैमेली है। तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है? ग्रानल लैमेली में होती है। और जो डार्क रिएक्शन होती है वो हमारा स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा, वो स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा बोले तो जो हमारा साइटोप्लाज्म लाइक मटेरियल है उसमें हमारा डार्क रिएक्शन होता है। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था एक डार्क रिएक्शन थी और एक थी लाइट रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन की जो हमारी साइट है, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो डार्क रिएक्शन हमारा स्ट्रोमा में होता है और लाइट रिएक्शन हमारा ग्राना में होता है, मीन्स ग्राना लैमेली में होता है। हम स्ट्रक्चर फिगर में भी आपको दिखा दें, ये है फिगर। इसमें जो ये रहा हमारा स्ट्रोमा, ये जो मैट्रिक्स लाइक या फिर तो साइटोप्लाज्म लाइक मटेरियल है, ये है हमारा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज ए साइट ऑफ डार्क रिएक्शन एंड दिस ग्राना, दैट इज ग्राना लैमेली, इज साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। ओके, तो एक पॉइंट यहाँ पे आप और नोट कीजिए, हम ये नोट पॉइंट है। हम लोगों ने देखा था ग्राना लैमेली और एक होता है स्ट्रोमा लैमेली। ग्राना लैमेली और एक था स्ट्रोमा लैमेली। तो ग्राना लैमेली में फोटो सिस्टम 1 भी प्रेजेंट होता है प्लस फोटो प्रेजेंट होता है, और स्ट्रोमा लैमेली में सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है। इसे हम एक्सप्लेन करेंगे आगे जब पढ़ाएंगे उस टाइम पे। पर यहाँ पे अभी आपको ध्यान देना होगा कि ग्राना लैमेली में दोनों तरह, ये क्या है? फोटो सिस्टम है, इज इक्वल टू फोटो सिस्टम। फोटोसिंथेसिस नहीं समझिएगा आप, फोटो सिस्टम, इसे हम लाइट रिएक्शन में एक्सप्लेन करेंगे। पर यहाँ पे इस पॉइंट को आप नोट कीजिए कि जो ग्राना लैमेली है उसमें सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट। ग्राना लैमेली में फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों ही प्रेजेंट है। स्ट्रोमा लैमेली में सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट है। ओके, आइए अब इस प्लास्टिड के स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं। इसके फोटोसिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस हम प्लास्टिड के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो ये हुआ हमारा, यहाँ पे हम बना देते हैं लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? Lg, ग्राना में। तो ये हम स्ट्रक्चर बना देते हैं किसका? ग्राना का। ये क्या हुआ हमारा? यहाँ पे ये हुआ हमारा ग्राना, और एक बॉक्स में हम दिखा देते हैं क्या? स्ट्रोमा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इसी क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, इनकम्प्लीट बनाया गया है इस डायग्राम को उस क्वेश्चन में, और उससे आपको फिल करके कंप्लीट करना होता है। तो आइए यहाँ मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो ये हुआ हमारा ग्राना और ये हुआ हमारा स्ट्रोमा। ये ग्राना हुआ, ये हुआ स्ट्रोमा। ग्राना में कैसा होता है हमारा? लाइट रिएक्शन होता है। ग्राना में कैसा होता है? लाइट रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन का दूसरा भी नाम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिल रिएक्शन बोलते हैं। ये नाम याद रखिए आप, हिल रिएक्शन बोलते हैं। डार्क रिएक्शन को हम कैल्विन साइकिल बोलते हैं। क्या? कैल्विन साइकिल। क्यों? क्योंकि मेल्विन कैल्विन ने पहली बार इस डार्क रिएक्शन को क्लोरेला एल्गी के थ्रू क्या किया था? आइडेंटिफाई किया था। क्लोरेला एल्गी के थ्रू मेल्विन कैल्विन ने कैल्विन साइकिल को पूरा बताया था, इसलिए इस डार्क रिएक्शन को हम लोग कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ओके, ये हुआ हमारा लाइट रिएक्शन, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? हिल रिएक्शन बोल रहे हैं। तो इस ग्राना में क्या होता है? हमारा सनलाइट पड़ता है। ये है सनलाइट। इस ग्राना में सनलाइट पड़ता है। सनलाइट की ज़रूरत किस में होती है? लाइट रिएक्शन में होती है। पिछला याद कीजिए आप लोग, सनलाइट की रिक्वायरमेंट किस में होती है? लाइट रिएक्शन में होती है, इसीलिए इसे हम लोग लाइट रिएक्शन बोलते हैं। तो इस ग्राना में क्या होता है? हमारी सनलाइट पड़ती है, और ये रूट के थ्रू क्या लाया? वाटर लाया। रूट के थ्रू वाटर लाया। सनलाइट पड़ी ग्राना पे, वाटर यहाँ पे आ चुका था, ये वाटर कन्वर्ट हो गया किस में? ऑक्सीजन में। ये जो वाटर है, ये जो H2O है, कन्वर्ट हो गया किस में? ऑक्सीजन में। और इसका H+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू, आप पहले पेज पे देखिए, एकदम स्टार्टिंग में बताया मैंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू इसका H+ जाएगा, वो क्या होगा हमारा? NADPH2 होता है। NADP क्या है? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके थ्रू हमारा इसका H+ जा रहा है यहाँ पे NADPH2, और साथ में लाइट रिएक्शन में ATP का भी फॉर्मेशन होता है। आप ध्यान रखिए, लाइट रिएक्शन में ATP का भी फॉर्मेशन होता है। तो हो क्या रहा है? ग्राना पे सनलाइट पड़ी, ग्राना पे पानी भी आ चुका है। अब ये पानी क्या हो रहा है? हमारा O2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, H2O कन्वर्ट हो रहा है
O2 में, और सनलाइट का ही प्रोडक्ट क्या NADPH2 और ATP डार्क रिएक्शन में जा रहा है। और डार्क रिएक्शन में अब क्या होगा, CO2 जो आया हुआ है हमारे एटमॉस्फेयर से, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डार्क रिएक्शन है वो सनलाइट से तो इंडिपेंडेंट है, बट लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, ध्यान दीजिए इस पॉइंट को, जो मैंने पहले बोला था वो यहाँ पे एक्सप्लेन हो रही है। तो एक नोट पॉइंट यहाँ पे और हो जाएगा कि ये जो हमारा ATP और NADPH2 है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। इसका नाम है एसिमिलेटरी पावर। और ये NADPH2 क्या है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फंक्शन क्या होता है, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। और ये NADPH2 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। इसी का दूसरा नाम हमारा हो जाएगा क्या, रिड्यूसिंग पावर। इसी का दूसरा नाम हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग पावर। क्यों, क्योंकि ये हमारा CO2 को रिड्यूस कर रहा है किसमें, ग्लूकोज में। इसी के थ्रू CO2 का रिडक्शन होता है ग्लूकोज में, इसलिए इसे हम लोग एसिमिलेटरी पावर और रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं। ये क्वेश्चन है, एसिमिलेटरी पावर कहाँ फॉर्म होता है, तो लाइट रिएक्शन में फॉर्म होता है। एसिमिलेटरी पावर लाइट रिएक्शन में फॉर्म होने के बाद डार्क रिएक्शन में यूज होता है। और ये एसिमिलेटरी पावर कौन कौन होते हैं, तो ATP और NADPH2, ये दोनों ही क्या होते हैं, हमारे एसिमिलेटरी पावर और रिड्यूसिंग पावर होते हैं। ओके, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस थे, एक्सपेरिमेंट्स थे, हम उन्हें देखेंगे। फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे और साथ में पिगमेंट के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एक्सपेरिमेंट्स होगा कि फोटोसिंथेसिस की पूरी खोज कैसे हुई, मतलब उसके पूरे जो जितने भी रिएक्शंस हैं और जितने भी स्टेप्स हैं उन सबको कैसे फाइंड आउट किया गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे उन सारे एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे और साथ में पिगमेंट्स को देखेंगे कि पिगमेंट कैसे क्या होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये तो हमने बता दिया कि थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में इनर साइड में प्रेजेंट होते हैं, पर उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे पिगमेंट के बारे में और एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे। ओके, थैंक यू।